जय श्री कृष्णा दोस्तों, शेरपा क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग फंडामेंटल राइट्स को पढ़े थे, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक ना? तो चलिए शुरू करता हूँ मैं। Directive principles are mentioned in Article 38 to 51. Article 36 deals with the definition of a state, while Article 37 deals with the nature and significance of the directive principles. मीन्स कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो DPSPs हैं वो रियलिटी में 38 से लेके 51 तक है, क्योंकि 36 में स्टेट की डिफिनेशन दी गई है और 37 डील्स विद नेचर उसका नेचर क्या है और सिग्निफिकेंस महत्व क्या है ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी का वो बताया गया है। तो आर्टिकल 36 में डिफिनेशन ऑफ स्टेट है। तो क्या क्या डिफिनेशन है स्टेट की? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, all local authorities, municipalities etc, all other statutory और नॉन स्टेचुटरी, मतलब स्टेचुटरी कानूनी, नॉन स्टेचुटरी मतलब जो कानूनी नहीं है, जिनके लिए लॉ नहीं बना हुआ, अथॉरिटीज लाइक LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, सेल, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड एक्सेट्रा। ठीक है। आर्टिकल 37 में क्या है? आर्टिकल 37 में है नेचर, सिग्निफिकेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स कंटेन इन दिस पार्ट, मतलब इसका नेचर किस प्रकार का है और इसमें जो प्रिंसिपल्स, इसका सिग्निफिकेंस महत्व क्या है, एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स कंटेन इन दिस पार्ट, और एप्लीकेशंस क्या है जो प्रिंसिपल्स कंटेन, जो सिद्धांत इसमें निहित है। तो पहला मैं बता रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, आप लोग को नोट करना, नोट कर सकते हैं आप। ठीक ना? फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ स्टेट, FUND, फंडामेंटल in the governance of state। ठीक। दूसरा, ड्यूटी ऑफ स्टेट इन मेकिंग लॉज। तीसरा, नॉन जस्टिसेबल, मीन्स कि यह जस्टिसेबल नहीं होगा, मतलब किसी भी कोर्ट वोर्ट में आप जाकर अप्लाई अपील नहीं कर सकते इसके लिए। मोरली एंड पॉलिटिकली बाइंडिंग, मोरली तरीके से, मतलब मोरली एंड पॉलिटिकली बाइंडिंग है, मतलब आपके ऊपर मोरली मतलब होता है कि जैसे दया, और मोरल अच्छे विचार आपका होना चाहिए कानून बनाते समय। ठीक ना? और यह DPSP जो है वो लेजिस्लेटिव इंस्ट्रक्शन है। कौन? लेजिस्लेटिव इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन। ठीक ना? लेजिस्लेटिव इंस्ट्रक्शन मतलब कि कानून बनाते समय इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और रखना मतलब और होना चाहिए। ठीक है। और लास्ट है, DPSPs आर इन्फोर्स्ड बाई पासिंग लॉस, ठीक है, एक्सेट्रा। इसी प्रकार और बहुत कुछ चीज़ें हैं। फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ स्टेट, मतलब कि आपका किस प्रकार स्टेट का गवर्नेंस करेंगे, इसके लिए इसमें सिद्धांत दिए गए हैं। ड्यूटी ऑफ स्टेट इन मेकिंग लॉस, जब स्टेट लॉ बनाएगा तो उसके क्या कर्तव्य होने चाहिए, किस प्रकार लॉ बनना चाहिए। नॉन जस्टिसिएबल, मतलब कि इसका नेचर क्या है, नॉन जस्टिसिएबल, मतलब किसी भी कानून कोर्ट में आप इसके लिए अपील नहीं कर सकते। मोरली एंड पॉलिटिकली बाइंडिंग, यह मोरली और पॉलिटिकल तरीके से बाइंड होगा यहाँ के राजनेताओं के लिए जो कि कानून बनाते हैं। यह लेजिस्लेटिव इंस्ट्रक्शन है, यह लेजिस्लेटिव इंस्ट्रक्शन होगा, मतलब कानून बनाते समय आप इन बातों का ध्यान रखेंगे। DPSPs आर इन्फोर्स्ड बाय पासिंग लॉ, DPSPs को लॉ को पास करके ही इन्फोर्स किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे शुरू करते हैं। आर्टिकल 38, to promote the welfare of people by securing a social order,
permitted by justice, social, economic and political. आर्टिकल 38 मीन्स टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल, मतलब कि वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों की वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए आपको देश में, राज्य में सोशल ऑर्डर बनाए रखना पड़ेगा। और जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, और न्याय सोशल होना चाहिए, इकोनॉमिक न्याय होना चाहिए और पॉलिटिकल न्याय होना चाहिए। एंड टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज income in income and endure to eliminate inequalities in status, facilities and opportunities, not only among individuals but also amongst group of people residing in different areas or engaged in different occasions, जो कि आर्टिकल 38 क्लॉज 2 में लिखा गया है। और 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत इसे लिया गया है। उस समय मोरारजी देसाई जी गवर्नमेंट थी। मतलब मिनिमाइज एंड इनक्वालिटीज, मिनिमाइज द इनक्वालिटीज, जो इनक्वालिटीज समाज में फैली हुई उसको कम से कम करना, इस चीज़ के लिए स्टेट जो है प्रयास करेगा। एलिमिनेट करना मतलब इनक्वालिटीज को समाप्त करने के लिए। ठीक है, तो स्टेट ने क्या इनिशिएटिव पे लिए, तो इनिशिएटिव इसमें लिया गया प्रधानमंत्री आवास योजना, जैसे कि प्रधानमंत्री मंत्री आवास योजना, आवास योजना, ठीक ना। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो हम लोग को राशन मिलता है, ठीक ना। आर्टिकल 39, आर्टिकल 39 में क्या है, आर्टिकल 39 में है सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय स्टेट, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ सिद्धांत है जो कि स्टेट द्वारा उसे फॉलो करना चाहिए कानून बनाते समय। जैसे कि मैन एंड वोमेन इक्वली हैव द राइट टू एन एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, मतलब पर्याप्त लाइवलीहुड प्राप्त होना चाहिए जीवन जीने के लिए। मैन और वोमेन दोनों को इक्वली अधिकार होना चाहिए। ऑनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ कम्युनिटी आर, ownership and control of material resources of the community are distributed as best as to subserve the common good, मतलब जो कि ऑनरशिप है और कंट्रोल मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ कम्युनिटी, मतलब जो कम्युनिटी है, कोई कोई स्थान है, प्लेस है, उस पर कम्युनिटी का उस पर अधिकार है, तो उसे इस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए कि सभी लोगों को उसका फायदा हो। aims to ensure that the economic system does not result in the accumulation of wealth in hands of few to the detriment of common good, मतलब एम्स मतलब एक आपका निश्चय होना चाहिए और एक लक्ष्य होना चाहिए, इंश्योर द इकोनॉमिक सिस्टम डज नॉट रिजल्ट इन एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन मतलब संचय करना, वेल्थ इन हैंड ऑफ फ्यू पीपल्स, मतलब इस प्रकार आपकी पॉलिसी ना हो कि जो है वेल्थ हो वो कुछ लोगों के हाथों में ही बन के रह जाए। पर्पज टू प्रिवेंट द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ वेल्थ कंसंट्रेशन, वेल्थ के संचय को, मतलब जो कंसंट्रेशन है उसका जो पर्पस है टू प्रिवेंट, मतलब उद्देश्य है रोकना, एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ वेल्थ कंसंट्रेशन, मतलब कई लोग पास बहुत ज़्यादा धन हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक ना। इसको रोकना का कार्य क्या है, स्टेट के पास। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ठीक, डी में लिखा है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन और वुमेन, मतलब यदि एक ही काम को मैन और वुमेन दोनों लोग कर रहे हैं तो इक्वल पे एंड इक्वल वर्क के लिए इक्वल पे होना चाहिए। हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स मैन एंड वुमेन एंड टेंडर एज ऑफ चिल्ड्रेन आर नॉट अब्यूज्ड and these children are not forced by economic necessity to enter vocations unsuited to their age and strength। हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स के हेल्थ और स्ट्रेंथ का ध्यान रखना चाहिए। मैन एंड वोमेन आर टेंडर एज, चूंकि मैन एंड वोमेन है जो कि जिनकी एज खत्म हो गई है, रिटायरमेंट की एज हो गई है, ऑफ चिल्ड्रेन आर नॉट अब्यूज्ड, और जो चिल्ड्रेन है उन्हें अब्यूज नहीं करना चाहिए, अब्यूज मतलब उनसे काम नहीं करवाना चाहिए। दिस चिल्ड्रेन आर नॉट फोर्स्ड बाय इकोनॉमिक नेसेसिटी, उनको इकोनॉमिक लालच देके उनसे काम ना करवाया जाए। टू इंटर वोकेशंस अनसुटेड टू दियर एज एंड स्ट्रेंथ, किसी वोकेशन ऐसा काम करो जिस जो कि उनकी एज और स्ट्रेंथ से ज़्यादा हो और उनके लिए अनसूटेड हो। अब इसके बाद आर्टिकल 39 के तहत क्लॉज एफ में एफ लाया गया, जो कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में लाया गया, जो जिस समय इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी। आर्टिकल 39 क्लॉज एफ में
children are given opportunities and facilities to develop in a healthy manner and in a conditions of freedom and dignity, and that childhood and youth are protected against exploitation, against moral and material abandonment। मतलब सरकार को इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए कि अपॉर्चुनिटीज फैसिलिटीज टू डेवलप इन हेल्थी मैनर, कि चिल्ड्रन को एक अपॉर्चुनिटी मिले और एक फैसिलिटीज मिले टू डेवलप हेल्थी मैनर, एक हेल्थी मैनर में डेवलप होने के लिए, ठीक ना। एंड इन कंडीशन ऑफ फ्रीडम एंड डिग्निटी, और फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता और डिग्निटी सम्मान, दैट चाइल्डहुड एंड यूथ आर प्रोटेक्टेड, और चाइल्डहुड को और यूथ को उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए एक्सप्लॉयटेशन अगेंस्ट मोरल एंड मटेरियल अमेंडमेंट, और उनका उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए, उनका किसी प्रकार से भी उनका मतलब किसी प्रकार से भी उनकी डिग्निटी हार्म ना हो और वो एक्सप्लॉइट ना हो, ठीक ना। रिलेटेड इनिशिएटिव सरकार ने क्या लिया, मैटरनिटी बेनिफिट लॉ, मिनिमम वेज एक्ट 1948, आजीविका रूरल लाइवलीहुड मिशन, प्रमोशन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का प्रमोशन। आगे चलिए, आर्टिकल 39E, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, इंदिरा गांधी की जिसमें गवर्नमेंट थी। इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, अगर किसी के पास पैसे नहीं है लॉयर हायर करने के लिए तो उन्हें फ्री लीगल एड दिया जाएगा, मतलब फ्री लॉयर दिए जाएंगे, उनके लिए व्यवस्था सरकार करेगी। एज लाइक इकोनॉमिक जस्टिस, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी अंडर NLSA एक्ट 1987, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी इस्टेब्लिश की गई और किसके तहत, NLSA नालसा एक्ट 1987 के तहत। और ये जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है ये व्यवस्था करेगी लॉयर की। डीपीएसपीज आर इन्फोर्स बाय पासिंग लॉ, डीपीएसपीज को इन्फोर्स किया जाता है कानून को पास करके, ठीक ना। आर्टिकल 40, आर्टिकल 40 में लिखा गया है, द स्टेट शैल टेक स्टेप टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड इंडो देम विथ सच पावर एंड अथॉरिटी मे बी नेसेसरी टू इनेबल देम टू फंक्शन एज यूनिट टू ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। मतलब स्टेट गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगी, स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करेगी, ठीक ना। और स्टेट गवर्नमेंट इन्हें इस प्रकार के पावर देगी जो कि आवश्यक होगा, इन्हें इनेबल करेगा टू फंक्शन यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट की यूनिट की तरफ फंक्शन करने में इन्हें सहयोग देगा, इस प्रकार की पावर स्टेट गवर्नमेंट प्रदान करेगी इन्हें। रिलेटेड एक्शंस एंड स्कीम्स क्या है, सक्सेसफुल पीआरआई मॉडल, जो सक्सेसफुल पीआरआई मॉडल पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस मॉडल लाया गया। ए शकल इनिशिएटिव ऑफ कर्नाटका, बी पंच परमेश्वर ऑफ एमपी। आर्टिकल 41, आर्टिकल 41 में लिखा गया है, एवरी पर्सन राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। राइट, एवरी पर्सन राइट टू वर्क मतलब हर व्यक्ति के पास कार्य करने का अधिकार है, और राइट टू एजुकेशन कार्य से रिलेटेड शिक्षा का भी अधिकार है कि आप किस प्रकार कार्य कर रहे हैं उसका शिक्षा भी आपको देना पड़ेगा। और टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केस, और पब्लिक की सरकार को पब्लिक की सहायता करनी चाहिए कुछ केसेस में। रिलेटेड एक्शंस क्या है, सरकार ने क्या लिए, तो स्कीम्स है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम जैसे अन्नपूर्णा हुआ, एमजी नरेगा एक्ट ऑफ 2005, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट ऑफ 1995, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007। अब आर्टिकल 42, आर्टिकल 42 में है, टू मेक प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। इस प्रकार के प्रावधान होने चाहिए कि लोगों के कार्य करने का जो कंडीशन हो, कार्य करने का जो व्यवस्था हो वह जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन हो, मतलब जिसमें अच्छा व्यवस्था हो, जिसमें लोग कार्य कर सकें, एंड मैटरनिटी रिलीफ, और मैटरनिटी रिलीफ दिया जाए। मैटरनिटी रिलीफ मतलब कि कोई वुमेन है और वह इस समय वह यदि उनके एक बच्चे का पालन पोषण का समय है उनके, तो मैटरनिटी रिलीफ दी जाएगी, छुट्टी दी जाएगी, ठीक ना। तो रिलेटेड एक्शंस मतलब रिलेटेड एक्शंस क्या है, पीएम मातृ वंदना योजना, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट ऑफ 2017, मतलब कि यदि कोई वुमेन है जो प्रेग्नेंट है उस दौरान उसे छुट्टी दी जाएगी और उस छुट्टी में उसे उन्हें पूरा वेतन दिया जाएगा। आर्टिकल 43, आर्टिकल 43 में है, टू सिक्योर अ लिविंग वेज, अप्रोप्रिएट कॉस्ट ऑफ लिविंग,
अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल वर्कर। मतलब टू सिक्योर अ लिविंग वेज, मतलब आप यदि कोई काम कराए, काम आप करें, सरकार यदि काम करा तो इतना वेतन जरूर दे जिससे कि एक व्यक्ति अच्छे से अपने जीवन यापन कर पाए, अप्रोप्रिएट कॉस्ट ऑफ लिविंग, ठीक ना। अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एक अच्छा जीवन यापन कर पाए, एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल वर्कर्स, और उसे सोशल और कल्चरल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए सभी वर्कर्स को, जैसे छुट्टी होनी चाहिए, ये सब चीज़ें जरूर मिलनी चाहिए। रिलेटेड एक्शंस है कोड ऑन वेजेस, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 2008, ठीक है। प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री सो दैट पीपल डू ओन वर्क, कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहिए ताकि पीपल खुद का वर्क कर सकें, ये आर्टिकल 43 में लिखा गया है। आर्टिकल 43 ए, आर्टिकल 43 ए में है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। The state shall take steps by suitable legislation or in any other ways to secure the participations in the management of undertaking and industry। मतलब आर्टिकल 43 ए में कहा गया है कि स्टेट को इस प्रकार का कानून बनाना चाहिए जिससे जो वर्कर्स हैं वो इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर पाएँ। रिलेटेड एक्शन ट्रेड यूनियन एक्ट ऑफ 1926, अप्रेंटिसशिप एक्ट ऑफ 1961। आर्टिकल 43 बी, आर्टिकल 43 बी 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 के तहत आया। प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड सोसाइटीज, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज का प्रमोशन किया जा सके इसलिए, बट आर्टिकल 43 बी जो था वह वर्ड ऐड किया गया कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्योंकि इससे रिलेटेड आर्टिकल पहले थे, जैसे कि पार्ट थर्ड में आर्टिकल 19(1)(c) एसोसिएशन, ग्रुप्स एंड यूनियन, ठीक ना। पार्ट 9 बी में 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 के तहत पार्ट 9 बी जोड़ा गया जिसमें आर्टिकल 343 भी है। और रिलेटेड एक्शंस में युवा सहाकर कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेस सपोर्ट एंड इनोवेशन स्कीम 2019, ठीक ना। आर्टिकल 44, द स्टेट शैल इंड्योर टू सिक्योर फॉर चिल्ड्रेन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब कि स्टेट क्या करेगी कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब एक जो कोड होगा वह यूनिफॉर्म पर्सनल लॉ के सभी कोड यूनिफॉर्म मतलब सबके लिए समान होंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी भी धर्म या रिलीजन को सबके लिए समान कानून होंगे। इफ ऑल पर्सनल लॉ मेक यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब कि जब सभी पर्सनल लॉ जो है यूनिफॉर्म हो जाए, मतलब एक समान हो जाए, उन्हें कहा जाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। वर्ड सिविल बट डील विद पर्सनल लॉ, और यह पर्सनल लॉ से डील करता है। जैसे कि रिलेटेड लॉ क्या है, हिंदू कोड बिल 1956, स्पेशल मैरिज एक्ट 1956, मुस्लिम मैरिज एक्ट 1937, शरीयत एक्ट जो कि मुस्लिम मैरिज एक्ट 1937 या शरीयत एक्ट के तहत है। मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज एक्ट 2019 जो कि 2019 मोदी सरकार द्वारा इसे पास किया गया। रिलेटेड ट्रिपल तलाक, जो ट्रिपल तलाक की कुरीतियां समाज में फैली थी उसके विरुद्ध यह कानून लाया गया। आर्टिकल 45, आर्टिकल 45 में है प्रोविजंस फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर। प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर, ठीक ना। अर्ली चाइल्डहुड केयर मतलब कि जो बच्चे हैं उनकी देख रेख का प्रोविजन सरकार करेगी। एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर, और एजुकेशन की व्यवस्था करेगी जो बच्चे 6 ईयर से छोटे हैं। मोहनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक का केस 1992 में हुआ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा राइट टू एजुकेशन इन आर्टिकल 45 में जो राइट टू एजुकेशन है वह एक फंडामेंटल राइट है। और पार्लियामेंट ने एक अमेंडमेंट किया 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2006। इसके तहत आर्टिकल 21 ए जोड़ा गया, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन बिटवीन एज 6 to 14 ईयर। 6 to 14 ईयर के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रदान की जाएगी आर्टिकल 21 ए के तहत, ठीक है। रिलेटेड एक्शंस, गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिए, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009,
इन फंडामेंटल ड्यूटीज में भी यही कहा गया है। आर्टिकल 51 ए और आर्टिकल 51 क्लॉज ए सब क्लॉज के। 11th फंडामेंटल ड्यूटी, गार्जियंस एंड पेरेंट ट्राई टू प्रोवाइड एजुकेशन बिटवीन एज 6 to 14 ईयर्स। जो गार्जियंस हैं और जो पेरेंट्स हैं वे कोशिश करेंगे कि वह ट्राई एजुकेशन प्रोवाइड करें बिटवीन एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को। ठीक, उनका एक कर्तव्य होगा। आर्टिकल 46 में लिखा गया है प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर वीकर सेक्शंस। The state shall promote with special care and education and economic interest of the weaker sections of the people and in particular of a scheduled caste, scheduled tribe and shall protect them from social injustice and all form of exploitation। मतलब कि जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वह एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब एंड अदर वीकर सेक्शंस के लिए एजुकेशन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट में सहायता प्रदान करेगी। एजुकेशन मतलब कि शैक्षणिक संस्थानों में उन्हें रिजर्वेशन दिया जाएगा और इकोनॉमी मतलब कि उन्हें रिजर्वेशन नौकरियों में भी दिया जाएगा। ठीक ना। तो रिलेटेड लॉ शेड्यूल कास्ट और इनका जो इन्हें के साथ जो भी इनजस्टिस हो और इनजस्टिस या इनके साथ कोई भी एट्रोसिटीज हो उसको रोका जाएगा। तो रिलेटेड लॉ क्या है? शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट ऑफ 1989 और आर्टिकल 46 को देखते हुए ही रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 47 में ड्यूटी ऑफ स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। मतलब स्टेट की ड्यूटी होगी कि वह क्या लेवल रेज बढ़ाना, लेवल ऑफ न्यूट्रिशन के लेवल को बढ़ाएगा एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी अच्छा करेगा और इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, और इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव भी किया जाएगा। In particular, the state shall endure to bring about prohibition of the consumption, except for medical purposes, of intoxicating drinks and drugs which are injurious to health। मतलब स्टेट कोशिश करेगा कि वह प्रोहिबिशन करे, निषेध करे कंजम्पशन जो कि खपत को किसके इंजीरियस हेल्थ, उन ड्रिंक्स का, उन ड्रग्स का जो कि इंजीरियस टू हेल्थ हो। ठीक ना। रिलेटेड लॉ क्या है? नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइट्रोपिक सब्सटेंसेस प्रोहिबिशन एक्ट 1986। सभी प्रकार के जो ड्रग्स हैं और ड्रिंक एंड ड्रग्स आर नॉट इंजीरियस, मतलब इंजीरियस नहीं भी होते हैं, जरूर नहीं सभी इंजीरियस ही हों। आर्टिकल 48 में लिखा गया है आर्टिकल 48 में लिखा गया है The state endeavor to organize agriculture and animal husbandry on modern and scientific lines, and in particular take steps for preserving and improving the breeds and prohibiting the slaughter of cows and calves and other milch draught animals, draught cattle। मतलब कि द स्टेट shall endure, स्टेट क्या करेगी? स्टेट जो है वह स्टेट प्रयास करेगा एग्रीकल्चर के लिए, मतलब वह एक बेहतर एग्रीकल्चर की मतलब कि पैदावार के लिए अच्छी किस्म के बीजों का बीज उत्पन्न करें और अच्छे किस्म के एनिमल्स हस्बेंड्री, अच्छे किस्म के एनिमल्स मतलब जानवर जो कि दूध दे रहे हैं और जिनसे मीट प्राप्त हो सके उनका पालन भी करें मॉडर्न और साइंटिफिक तरीके से। इन पार्टिकुलर और विशेष रूप से टेक स्टेप ले प्रिजर्विंग एंड इम्प्रूव द ब्रीड्स को प्रिजर्व करने का, संरक्षण करने और इम्प्रूव कर पाए। एंड प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ काउज जो गाय हैं उनके स्लॉटर को प्रोहिबिट किया जाए। एंड कैप्स एंड अदर मिल्क ड्रॉट एनिमल, और जो कि जिनके दूध यदि वो नहीं भी दे रहे हैं और दूध देना बंद कर चुके हैं जैसे कि बैल हुआ, इनका भी स्लॉटर नहीं किया जाएगा। रिलेटेड लॉ द कर्नाटका प्रिवेंशन ऑफ काउ स्लॉटर एंड कैटल प्रिजर्वेशन एक्ट 1964, इसके तहत कर्नाटक में इस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध है। आर्टिकल 48A 42nd Constitutional Amendment Act 1976, the state shall endure to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of the country।
मतलब कि स्टेट क्या करेगा, स्टेट प्रयास करेगा टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करेगा और इसको इम्प्रूव करेगा, एंड सेफगार्ड द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को सेफगार्ड बचाएगा, एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री, कंट्री की वाइल्ड लाइफ को भी संरक्षित करेगा। रिलेटेड लॉ क्या है, द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट 1981, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010। ठीक है। आर्टिकल 49, आर्टिकल 49 में है कि इट शैल बी द ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट टू प्रोटेक्ट एवरी मॉन्यूमेंट, प्लेस और ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट फ्रॉम स्पॉइलेशन, डिसफिगरमेंट, डिस्ट्रक्शन, डिस्पोजल और एक्सपोर्ट एज द केस में बी। मतलब स्टेट क्या है, स्टेट की जिम्मेदारी होगी कि वह प्रोटेक्ट करेगा एवरी मॉन्यूमेंट जो कि हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, जैसे मान लीजिए लाल किला है, ताजमहल है और विश्वनाथ कॉरिडोर है, ये सब हिस्टोरिकल हैं। तो इनका प्रिजर्व करने का जिम्मेदारी जो है, इनको संरक्षित करने की जिम्मेदारी सरकार की होगी, ये कहा गया है। और उसकी दायित्व है सरकार का कि इसे प्रिजर्व करेगी। ठीक ना। तो अगला रिलेटेड लॉ क्या है, एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 एंड नेशनल हिस्टोरिक प्रिजर्वेशन एक्ट 1966, इसे रिलेटेड लॉ है। आगे आर्टिकल 50, आर्टिकल 50 डायरेक्ट स्टेट टू सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट। डायरेक्ट स्टेट को जो डायरेक्ट करता है कि या जुडिशरी सर्विसेज को एग्जीक्यूटिव सर्विसेज से डिफरेंट मतलब अलग करे। बिफोर 1973 के पहले डीएम के पास एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल दोनों पावर थी, जो वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, मतलब नेचुरल जस्टिस का वायलेशन था ऑन डिस्ट्रिक्ट लेवल। पास्ट कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, क्रिमिनल कोड प्रोसीजर 1973 को पास किया गया। सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी, जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग किया गया और जज जुडिशियल मजिस्ट्रेट हुए और डीएम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बना। आर्टिकल 51 में द स्टेट सेल इंड्योर टू प्रमोट इन द स्टेट प्रयास करेगा टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन नेशंस, फोस्टर रिस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी, इनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन। ठीक ना। मतलब कि स्टेट प्रमोट करेगा इंटरनेशनल पीस को और सिक्योरिटी को, स्टेट हमारा जो है वो प्रमोट करेगा। जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन नेशंस के देशों के बीच अच्छा संबंध बनाएगा। फॉस्टर रिस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ की अवहेलना नहीं करेगा। इनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट, यदि हमारा कोई इंटरनेशनल बाउंड्री डिस्प्यूट हो हम इसे आर्बिट्रेशन द्वारा ही निपटाएंगे। रिलेटेड प्रोविजंस है नॉन अलाइन मूवमेंट, पंचशील डॉक्ट्राइन, यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस। तो दोस्तों आज की वीडियो थोड़ा सा बड़ा रहा, जिसके लिए मुझे कोई अफसोस नहीं है क्योंकि कंटेंट बहुत ज़्यादा था। चलिए कुछ चीज़ों मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ जो कि आप लोग को बेनिफिट करेगा। ठीक ना। जैसे कि आर्टिकल 21A 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, आर्टिकल 39A, 43A, 48A और 39F जो था, ये सब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। 43 आर्टिकल 43B 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 में। ठीक ना। तो इससे आशा रहेगा। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।